लगभग 1000 वर्षों से अधिक के समय की हिंदी साहित्य की विकास यात्रा का आरंभ पद्य लेखन के साथ होता है, किंतु उसके समानांतर गद्य साहित्य का सृजन भी होता रहा है। हालांकि आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक हिंदी में गद्य साहित्य बहुत कम लिखा गया, किंतु रीतिकाल के बाद आधुनिक काल में गद्य साहित्य न केवल प्रचुर मात्रा में लिखा गया, बल्कि हिंदी साहित्य के विकास में गद्य साहित्य पद्य के साथ बराबरी की भूमिका निभाने लगा। आधुनिक काल में गद्य की विभिन्न विधाओं में साहित्य सृजन होने लगा। यदि हम बात करें आदिकाल में सृजित गद्य साहित्य की, तो आदिकाल में काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचना की दिशा में भी छोटे मोटे प्रयास परिलक्षित होते हैं। राउल वेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर इसी संदर्भ में उल्लेखनीय हैं। राउल वेल, जिसे चंपू काव्य के नाम से भी जाना गया है, एक श्रीलंकित कृति है जिसके रचनाकार रोडा कवि को माना गया है। विद्वानों ने इसका रचना काल 10वीं शताब्दी माना है। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायिका के नक्षिक वर्णन के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया है और फिर गद्य का प्रयोग किया है। रोडा कवि ने गद्य में भी अलंकारिक भाषा का कितनी सफलता से प्रयोग किया है, इसका अंदाजा इस उदाहरण से ही लगाया जा सकता है। एहु गौड़ तुहु एक को पनु और वर को तई सुई या बालई जणुणु मालवीय देसुई आवंतु आम्ब देव जाऊं आपड़ा हथियारहूं भोलई इहाँ अम्हारई दुभुगी खोप हरिउ भई। दामोदर शर्मा कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी आदिकाल गद्य की महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, जिसका रचना काल 12वीं शताब्दी माना जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे बनारस और आसपास के क्षेत्रों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा का एक उदाहरण देखिए। वेद पढ़ब स्मृति अभ्यासिब पुराण देखब धर्म करब। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने 14वीं शताब्दी में वर्ण रत्नाकर की रचना की। मैथिली हिंदी में रचित ये पुस्तक डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हो चुकी है। इसकी भाषा में कवित्व, आलंकारिकता एवं तत्समता की प्रवृत्तियां मिलती हैं। गद्य में नायिका का वर्णन करते हुए ज्योतिरीश्वर ठाकुर लिखते हैं, उज्ज्वल कोमल लोहित सम संतुल सालंकार पंचगुण संपूर्ण चरण अकठिन सुकुमार गजहस्त प्राय जानु युगल पीन मांसले कूर्म पृष्ठाकार श्रोणी गंभीर दक्षिणावर्त मंडलाकृति नाभिषीण सुकुमार वलित तीनि गुण समन्वित पुष्टिग्राह वेकंट्य श्याम सदृश सुकुमार सूक्ष्म सुवेश दीर्घ 6 गुणे संपूर्ण कोमलता पुनि कई सनी नायिका कामदेव नगर ऐसन शरीर निष्कलंक चांद ऐसन मुह कंदल खंजीरीर ऐसन लोचन यमुना का तरंग ऐसन भुजई। हिंदी गद्य के विकास में राउल वेल के पश्चात वर्ण रत्नाकर का योगदान भी कम नहीं आंका जा सकता। भक्ति काल में अवधि के अतिरिक्त शेष सभी विभाषाओं में गद्य साहित्य का निर्माण हुआ। गद्य के भी अनेक रूप जैसे कथा, वात, वर्णन, चरित्र, वचनिका आदि ललित गद्य और गुरुवावली, पट्टावली, वंशावली, प्रश्नोत्तर, वचनामृत, पत्र, गोसठ आदि अललित गद्य विकसित हुए। 1595 ईस्वी के आसपास की ध्रुवदास कृत सिद्धांत विचार
1603 ईस्वी में नाभादासकृत अष्टयाम, 1623 ईस्वी के आसपास की वैकुंठ शुक्लकृत वैशाख महात्म और अगहन महात्म के अतिरिक्त गोस्वामी विट्ठलनाथ और श्री गोकुलनाथ के शिष्यों द्वारा लिखित वचनामृत आदि ब्रजभाषा गद्य की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। उत्तर भारत में खड़ी बोली में निर्मित गद्य रचनाएं 17वीं शताब्दी से प्रामाणिक रूप में प्राप्त होती हैं। गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा, कुमारिपाकृत योगाभ्यास मुद्रा टिप्पण और 1623 ईस्वी में जटमल द्वारा रचित गोरा बादल की कथा आदि रचनाएं खड़ी बोली गद्य में लिखी गईं। रीतिकाल से पूर्व की 4 अन्य महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। कुतुबशद जो 1613 ईस्वी में लिखी गई, 1705 ईस्वी के आसपास लिखी गई भोगल पुराण, 1658 ईस्वी के आसपास की गेणेश गोसठ और 1640 ईस्वी के आसपास की रचना पोथी सचुशंडो। भक्ति दक्षिणी गद्य की प्राचीनतम प्राप्त रचना गेसूद राजकृत मेराजुल आशिकीन को माना जाता है। हालांकि इसका रचना काल अभी तक संदिग्ध है। इसके अतिरिक्त 1580 ईस्वी के लगभग बुरहानुद्दीन जानम द्वारा लिखी गई कलमितुल हकायक, 1623 ईस्वी के आसपास की मौला अब्दुल्ला कृत अहका मुस्सलात, 1636 ईस्वी में लिखा गया मुल्ला वजही का सबरस, अदुस्समद द्वारा लिखित सूफी सिद्धांत विषयक आदि रचनाएं दक्षिणी गद्य में प्राप्त होती हैं। इनके अतिरिक्त भक्तिकालीन गद्य रचनाओं में उल्लिखित 14वीं शती का तत्व विचार प्रकरण, 1354 ईस्वी का षडावश्यक बालावबोध, 1421 ईस्वी का पृथ्वीचंद्र चरित्र, 15वीं शती का धनपाल कथा, 1425 ईस्वी के आसपास का तपोगच्छ गुरवावली, 1428 ईस्वी की रचना अचलदास खीचीरी वचनिका, 16वीं शताब्दी की रचना अंजना सुंदरी कथा आदि का हिंदी गद्य साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। रीतिकाल में गद्य निर्माण भक्ति काल की अपेक्षा अधिक हुआ। इस युग का ब्रजभाषा और राजस्थानी का गद्य निश्चय ही पर्याप्त समृद्ध, प्रौढ़, प्रचुर और बहुमुखी है। खड़ी बोली, दक्खनी, मैथिली आदि अन्य विभाषाओं अथवा बोलियों में भी इस काल में गद्य लेखन की प्रवृत्ति भक्ति काल की तुलना में अधिक सक्रिय रही। इस समय की प्रमुख गद्य विधाएं हैं कथा, कहानी, वार्ता, वर्णन, चरित्र, वचनिका, दवावैत, सलोका, वचनामृत, गोसट, जीवनी, नाटक, टीका, टिप्पण, व्याख्यानुवाद आदि। रीतिकाल का ब्रजभाषा गद्य इस समय के खड़ी बोली गद्य की अपेक्षा अधिक विकसित और समृद्ध है। धार्मिक और उपयोगी गद्य के साथ ललित गद्य भी इस काल में ब्रजभाषा में अधिक मात्रा में लिखा गया। हिंदी परिवार की भाषाओं में काव्य ग्रंथों पर टीका टिप्पणी लेखन ब्रजभाषा में ही सर्वाधिक हुआ है। इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं मीनराज प्रधानकृत हरतालिका कथा, वल्लभ संप्रदाय के श्री हरिराय की 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, इसी संप्रदाय के प्रियादास का सेवक जुंको चरित्र, दामोदर स्वामी कृत भक्ति विवेचन और लाडली दास कृत सुधर्म बोधनी, निम्बार्क संप्रदाय के ललित किशोरी ललित मोहनी की श्री स्वामी जी महाराज की वचनिका, सूरती मिश्र की वैताल पचीसी जो संस्कृत की वैताल पंचविंशतिका का छायानुवाद है, गुमानई राय कायस्थ कृत आईने अकबरी की भाषा वचनिका, दादू पंथी अनाथ दास कृत विचार माला, डुमराव नरेश शिव प्रकाश सिंह का सत्संग विलास और मणिक लाल ओझा की रचना सोम वसन की वंशावली। रीतिकाल की खड़ी बोली गद्य प्रायः मिश्रित भाषा में है। ब्रजभाषा के संपर्क से मुक्त शुद्ध खड़ी बोली गद्य 19वीं शताब्दी के पूर्व नहीं मिलता। इस समय की अनेक रचनाओं पर ब्रजभाषा के साथ पूर्वी हिंदी, राजस्थानी और पंजाबी का भी प्रभाव है।
19वीं शताब्दी से पूर्व की ब्रजभाषा, फारसी, पंजाबी आदि से प्रभावित खड़ी बोली गद्य की महत्वपूर्ण मौलिक रचनाएं हैं। सीधा रास्ता, फर्जनामा, हकीकत, मंडोवर का वर्णन, सुरासुर निर्णय, गोसट गुरु मिहरी बानु, मोक्ष मार्ग प्रकाश, चिद्विलास आदि। रीतिकाल में दखनी में पूर्व परंपरा के अनुसार सूफी एवं इस्लामी धर्म ग्रंथों का भाषानुवाद और धर्म दर्शन विषयक पुस्तकों का निर्माण अधिक हुआ। इस काल की दखनी गद्य की प्रमुख रचनाएं हैं आबिद शाह अल हसन उल हुसैनी कृत गुलजारुस सालिकीन और कंजुल मोमिनीन, मीरा याकूब कृत शमाइलुल अतकिया और दलाइलुल अतकिया नामक ग्रंथों के अनुवाद, शाह बुरहानुद्दीन कादरी कृत रिसाले वजूदिया और अब्दुल हमीद का रिसाले तसव्वुफ। रीतिकालीन राजस्थानी गद्य इस समय के ब्रजभाषा गद्य से भी अधिक समृद्ध माना गया है। इसमें भी वात साहित्य अति प्रसिद्ध है, जो आधुनिक कहानी के निकट की कथात्मक विधा है। रत्ना हमीर रिवात, राव अमर सिंह रिवात, ढोला मारवाड़ी रिवात, गोरा बादल रिवात इत्यादि। इस समय की वचनिका संज्ञक रचनाएं दो ही प्राप्त हैं। खिड़िया जगाकृत राठौड़ रतन सिंह जी महेश दासौत वचनिका और मेड़तावासी वृंद की वचनिका स्थान किशनगढ़, जिनमें क्रमशः राठौड़ रतन सिंह और राजा रूप सिंह की वीरता का वर्णन है। रीतिकालीन भोजपुरी में प्राचीन गद्य के नाम पर कुछ पत्र, सनद और पंचनामे इत्यादि अभिलेख ही प्राप्त होते हैं, जो प्रायः अनलंकृत और शुष्क हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संग्रह में 1644 ईस्वी का फणींद्र मिश्र का पंचायत का न्याय पत्र नामक अवधि मिश्रित भोजपुरी का एक अभिलेख सुरक्षित है। वहीं रीतिकालीन अवधि गद्य की प्रमुख रचनाएं हैं भानु मिश्र कृत रस विनोद, नित्यनाथ कृत उड्डील रामचरण दास की मानस टीका, महाराज विश्वनाथ सिंह की कबीर बीजक टीका और परम धर्म निर्णय इत्यादि। आधुनिक गद्य साहित्य के विकास क्रम में भारतेंदु युग की गद्य साहित्य का महत्व और मूल्य असाधारण है। इसी युग में हिंदी प्रदेश में आधुनिक जीवन चेतना का उन्मेष हुआ। साहित्य सर्जन की दृष्टि से हिंदी गद्य की प्रायः सभी विधाओं का सूत्रपात इसी युग में हुआ, विशेषतः निबंध और नाटक। इन दो विधाओं में लेखकों को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। भारतेंदु कालीन साहित्य सांस्कृतिक जागरण का साहित्य माना जाता है। इस युग की प्रमुख विधाएं हैं नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि। द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य के विवेचनात्मक सर्वेक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि इस युग के साहित्य सृजन का प्रेरक तत्व राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण था। एक ओर जहां भारतेंदु युग में इस जागरण ने साहित्य धारा को नए पथ की ओर बढ़ा, वहीं द्विवेदी युग में ये जागरण प्रत्येक साहित्यिक विधा का अंतर्वर्ती प्रवाह बन गया। निबंध हो या आलोचना, कहानी हो या उपन्यास, उसके कलात्मक परिधान को हटा देने पर उसके अंदर राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की चेतना परिलक्षित होती है। इस युग में साहित्य कुछ रसिकों की वस्तु न रहकर समस्त शिक्षित जनता की विषय वस्तु बन गया। नई जीवन दृष्टि ने नई भाषा को माध्यम बनाया। खड़ी बोली पूर्णतः प्रतिष्ठित हुई। इसे युग की नई चेतना की अभिव्यक्ति के लिए सक्षम बनाने की चेष्टा की गई। लेखकों का ध्यान हिंदी के प्रचार प्रसार और परिमार्जन के साथ ही उसके अभावों की ओर भी गया और अपने सीमित साधनों को संगठित करके उन्होंने योजनाबद्ध रूप में साहित्य के अभावों की पूर्ति का प्रयत्न किया। नागरी प्रचारणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन इसी भावना के प्रतीक हैं। छायावादी गद्य साहित्य में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों की छाप स्पष्ट रूप से लक्षित होती है। राजनीतिक दृष्टि से इस युग में महात्मा गांधी का नेतृत्व जनता को सत्य, अहिंसा और असहयोग के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निरंतर प्रेरणा एवं शक्ति प्रदान कर रहा था। वहीं पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति के प्रभाव स्वरूप इस युग के सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन आ गया था, जो तत्कालीन पद्य साहित्य की अपेक्षाकृत गद्य साहित्य में स्पष्ट झलकता है।
इस युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से हिंदी गद्य का व्याकरण सम्मत परिमार्जित रूप प्रायः स्थिर हो चुका था। परिणाम स्वरूप समकालीन परिवेश के संदर्भ में विभिन्न गद्य विधाओं का यथार्थोन्मुख विकास स्वाभाविक था। इसलिए छायावाद युगीन गद्य साहित्य पूर्ववर्ती युगों की तुलना में अधिक विकासशील एवं समृद्ध माना गया है। छायावादोत्तर युग हिंदी गद्य की सर्वांगीण उन्नति का युग माना जाता है। इस युग में भारतीय जनता ने पराधीनता की बेड़ियों को तोड़कर स्वाधीनता की सुखद एवं स्फूर्तिदायक सांस ली। इस युग के लेखकों ने कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि क्षेत्रों में नए आयामों का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए रिपोर्टाज और साक्षात्कार जैसे नवीन साहित्यिक रूपों का भी प्रश्रय लिया। इसके साथ ही स्वाधीनता प्राप्त करने से पूर्व जहां साहित्यकारों ने राष्ट्रीय चेतना पर बल दिया, वहीं स्वातंत्र्योत्तर साहित्य में नवनिर्माण पर बल दिया गया। इस युग में गद्य ही जनजीवन की अभिव्यक्ति का सर्वप्रमुख माध्यम रहा है और अनवरत जारी भी है। इस युग में गद्य साहित्य कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से सशक्त है। आधुनिक युग के समग्र हिंदी गद्य साहित्य पर दृष्टिपात करने पर दो बातें स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। एक तो ब्रजभाषा, राजस्थानी, पंजाबी, अवधी, भोजपुरी आदि विभाषाओं की अपेक्षा खड़ी बोली विभाषा का अधिक मात्रा में प्रयोग, जो धीरे धीरे न केवल गद्य की बल्कि पद्य साहित्य में भी इसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। दूसरा, इस युग में अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में पद्य की अपेक्षा गद्य का अधिक सहारा लिया गया। इसीलिए आधुनिक युग को गद्य युग भी कहा जाता है।